हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि हम लोग आज से एक नई क्लास को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो नई क्लास है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास रहने वाली है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये क्लास की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्लास नंबर तो हम लोगों की एक है, पहली क्लास है। लेकिन ये क्लास किसके लिए है? तो ये क्लास 12 मतलब इंटरमीडिएट के जो भी छात्र हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। और अगर मान लो कोई टीजीटी की तैयारी करना चाहता है, कोई पीजीटी की तैयारी करना चाहता है, तो याद रखिए कि यहीं से इंटरमीडिएट और क्लास 11th का जो सिलेबस है वही पूछा जाता है। अगर हम लोग EMRS की बात करते हैं, EMRS जो वैकेंसी आई हुई हैं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों को ये सेक्शन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स अच्छी खासी इसमें पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्लास करके कवर करेंगे, विद डायग्राम को भी कवर करेंगे कि डायग्राम समझाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप लोगों को बताएंगे। तो आज से आप लोग इस क्लास को देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं। और क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकाउंटिंग की जो क्लास हैं वो भी आप लोगों की चल रही हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र कहते हैं। और लेखा शास्त्र की भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। उसमें हम लोगों ने 7 क्लासें अब तक आप लोगों की करा दी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। और जब लास्ट में हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होने को आएगा, तब हम लोग इनके MCQ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट में 10 क्वेश्चन जो हैं वो MCQ पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने नंबरों तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 नंबर के और 10 नंबर के और 1 नंबर के, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। उनको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लेकिन आज हम लोग पहली क्लास में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को करने वाले हैं। तो सबसे पहली क्लास में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का अर्थ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का अर्थ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। अब क्रियाएं क्या होती हैं? तो मानव जो है, मानव मतलब कि हम लोग, ह्यूमन जो है वो 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। तो कुछ क्रियाएं वो पैसे संबंधी करता है, पैसे के लिए करता है। और कुछ क्रियाएं वो पैसे से संबंधित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग अनार्थिक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पैसे संबंधी होती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पैसे संबंधी नहीं होती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया गया है। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम लोग अर्थ को जानते हैं कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं में संलग्न रहता है, मतलब लगा रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्ति करना होता है। मतलब कि यहाँ पे इससे माना है, आर्थिक का मतलब अर्थशास्त्र से धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है। ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आर्थिक क्रियाएं 3-4 प्रकार की होती हैं। उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी 4 प्रकार की होती हैं, क्योंकि टीजीटी में क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन से हैं, तो वो भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब कि पैसे संबंधी, अगर हम लोग आर्थिक का मतलब समझते हैं तो धन संबंधी ज्ञान, तो धन संबंधी अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र बोलेंगे। अतः अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि मनुष्य जो है वो क्रियाएं करता है। बिल्कुल पता है कि जैसे मान लो, अगर हम लोग मानव की बात करते हैं, मानव को मैंने बताया कि आप लोगों को 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक होती है हम लोगों की आर्थिक क्रिया और एक होती है हम लोगों की अनार्थिक क्रिया। ये तो पता चल गया कि क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं आर्थिक क्रिया और एक होती हैं अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया में कौन सी बातें आती हैं? तो जैसे मान लो कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, तो ये कौन सी क्रिया है? ये आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, वकील द्वारा
वकील द्वारा वकालत करना, तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है। क्रय विक्रय करना, तो क्रय विक्रय व्यापार करना कौन करता है? तो व्यापार करते हैं अगर हम लोग करते हैं तो वो जैसे हम लोग किस लिए करते हैं? तो धन प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये सभी काम जो हैं वो आर्थिक क्रिया में आते हैं। जो काम हम लोग धन प्राप्ति के लिए करते हैं वो सभी काम हम लोगों के आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब अनार्थिक क्रिया में क्या है? तो अनार्थिक क्रिया में हम लोग समझते हैं अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है पूजा अर्चना करना। तो ये कैसी क्रिया है? हम लोगों की अनार्थिक क्रिया है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, व्यायाम करना, तो ये कैसी क्रिया है? तो ये भी हम लोगों की अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि ये सारी की सारी क्रियाएं हम लोगों की सेवा भाव संबंधी होती हैं, पैसे से संबंधित नहीं होती हैं। जैसे मान लो कि हम लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं या फिर हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं, तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये आप लोग कहेंगे कि ये अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि इनसे पैसा संबंधी बातें नहीं होती हैं। लेकिन जब हम लोग पैसे संबंधी काम करने लगते हैं तो वो हम लोगों की आर्थिक क्रियाएं में आते हैं। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक क्रिया संबंधी जो है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो इसीलिए इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, यहाँ पर धन, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? धन का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तो इस संबंधी जो विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो अर्थशास्त्र में करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है या लगा रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से वो किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक एक बात मैंने आप लोगों को समझाई है। तो अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने जो है आर्थिक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो एक कौन सी है? एक है हम लोगों की आर्थिक क्रिया और एक है अनार्थिक क्रिया। सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने उसको पहले समझा दिया है। तो इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। तो पहली क्रिया कौन सी है? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया में हम लोग देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को, ये हेडिंग है हम लोगों की, एक सेकंड यहाँ पे ये हेडिंग लिखी है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों की हेडिंग हो जाएगी। तो आर्थिक क्रियाएं, सबसे पहली आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सीमित साधनों के प्रयोग से आय अर्जित की जाती है, जैसे शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी आदि। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, शिक्षक जो है वो बच्चों को शिक्षा देता है, बदले में पैसे लेता है। चिकित्सक जो है वो पैसे चार्ज करता है। व्यापारी जो पैसे संबंधी काम करता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो ये सारी की सारी क्रियाएं हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। दूसरी क्रिया मैंने आप लोगों को बताई हुई थी अनार्थिक क्रिया। अब अनार्थिक क्रिया क्या होती है? अनार्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे संपूर्ण समाज का हित हो। यह सामाजिक, धार्मिक आदि जरूरतों की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाएं हैं, जैसे मंदिर जाना, दान देना आदि। तो धार्मिक काम करना, मंदिर जाना, दान देना, अगर दान देंगे हम लोग तो धार्मिक काम ही है, और दान देने से हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दान देने से एक अनार्थिक क्रिया जनरेट होती है, जिससे संपूर्ण समाज का विकास होता है या संपूर्ण समाज के लिए हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? अनार्थिक क्रिया। इन पर हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है। अब इन्होंने क्या किया है कि आर्थिक क्रियाओं को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में इन्होंने बांटा है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? तो इनके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों को कौन सा शामिल नहीं होता है। तो याद रखिए कि उपभोग शामिल होता है, उत्पादन शामिल होता है, विनिमय शामिल होता है और निवेश को शामिल करते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये क्या बातें होती हैं। सबसे पहली बात इसमें लिखी हुई है, अगर हम लोग पहली बात लिखी हुई है कि उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या मतलब होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है कि हमें कितनी ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत हम लोग जितना, जैसे मान लो कि अगर आपकी ज़रूरत है, मान लो ज़रूरत है रोटी की, भोजन, मान लो रोटी, कपड़ा और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, तो वो सारी की सारी ज़रूरतें हम लोगों की उपभोग के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग
किया जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में भी अब भोजन करेंगे तो उसमें भी हम लोगों की आर्थिक क्रिया होगी। कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं जो होती हैं वो सारी की सारी हमारी आर्थिक क्रियाओं में आती हैं, क्योंकि भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो लाए होंगे, पैसे संबंधी काम करेंगे। अगर भोजन करना है, ठीक है, भोजन करना है तो पैसे संबंधी कार्य करने होंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे, तो वो भोजन करना, कपड़ा पहनना, ये सारे के सारे उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है। मान लो एक घर में 5 किलो चीनी की ज़रूरत पड़ती है, 5 किलो चीनी की, तो ये उसका कंजम्पशन कहलाता है। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, उपभोग कहलाता है। किसी घर में 5 किलो, किसी घर में 2 किलो, तो ये सारा का सारा कंजम्पशन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग आटा का यूज करते हैं, तो घर में रोटी बनाने के लिए बहुत सी जगह पे आटा, चावल और भी बहुत सी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो आपके घर में हो सकता है चावल 2 kg से काम चल जाता हो, ठीक है, बहुत से घरों में 2 kg से काम चल जाता है, बहुत से घरों में 10 kg से काम चलता है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब कि हमारी इतनी आवश्यकताएं हैं उसको कितना फुलफिल कर पाते हैं हम लोग, तो ये कंजम्पशन कहलाती है। इसको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। बस इनके 4 प्रकार आप लोगों को याद रखने हैं और अपनी भाषा में लिखने देने हैं। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन भी हम लोगों का किसका भाग है, तो आर्थिक क्रियाओं का भाग है। उत्पादन नहीं करेंगे तो हम लोग कंजम्पशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, खाएंगे कैसे अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना मतलब उत्पादन किया है। उत्पादन मतलब कि कपड़े से, कपड़ा तो था, कपड़ा को तो हम लोग यूज करते थे, ठीक है, कपड़ा का यूज हम लोग उपभोग में करते हैं, लेकिन कपड़ा काट कर उसने जो है कुछ सिल दिया, अच्छा सा बना दिया, तो ये उत्पादन कर दिया उसने, ठीक है, उत्पादन कर दिया। बढ़ई द्वारा लकड़ी काट कर फर्नीचर बना दिया, ठीक है, तो ये क्या काम है, तो ये उत्पादन के अंतर्गत आएगा। ये भी क्रिया है, और कौन सी क्रिया है, ये भी आर्थिक क्रिया है। उत्पादन क्यों करते हैं, तो आर्थिक क्रिया संबंधी काम करने के लिए, ऐसे संबंधी काम करने के लिए हम लोग उत्पादन करते हैं, तो ये भी हम लोगों का आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तीसरा लिखा हुआ है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज विनिमय वह क्रिया है जिसमें वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। मान लो उत्पादन कर लिया आपने, ठीक है, अब उत्पादन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, क्रय विक्रय करेंगे। अब क्रय विक्रय करेंगे तो एक्सचेंज ही तो होगा, एक्सचेंज एक तरफ से दूसरी तरफ। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, अब आपने पैसे दे दिए तो आपकी हो गई, तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो यह आर्थिक, यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा रूपी में होता है, मतलब मुद्रा रूपी में होगा तभी तो हम लोगों का आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। विनिमय की क्रिया को कीमत निर्धारण ने भी कहते हैं, मतलब कि जो विनिमय की क्रिया को है, विनिमय की क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। याद रखिए कि प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो चौथा प्रकार लिखा हुआ है, ये लास्ट प्रकार है निवेश। निवेश भी हम लोगों का आर्थिक क्रिया संबंधी होता है। मान लो मैंने कहीं पैसे लगाए, या मान लो मैंने कोई ज़मीन खरीदी। अब ज़मीन खरीदी तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो किस लिए कर दिया, कि हमें बदले में उसमें से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किए के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। तो ये चारों के चारों प्रकार आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अर्थशास्त्र के बारे में बताने के बाद हम लोगों ने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया को 2 भागों में बांट दिया, और पहले भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में बात की। तो आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है उपभोग, उपभोग की बात की हम लोगों ने। दूसरा होता है उत्पादन, उत्पादन की बात की। उत्पादन के बाद हम लोग करेंगे विनिमय, विनिमय की बात की हम लोगों ने। और चौथे की बात की है निवेश, तो हम लोगों ने निवेश की बात की। तो ये 4 प्रकार अपने आप लोगों को अच्छी तरीके से याद भी रखने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जानेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है, नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाता है तो नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए हैं। तो जब मैं आप लोगों को अगली क्लास में लेकर आऊँगा तो मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ क्या होती हैं, मांग क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है, पूर्ति क्या होती है, केंद्रीय बैंक क्या होती है। ये सारी बातें इकोनॉमिक्स फर्स्ट की बात करें, चाहे सेकंड की बात करें, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक कला है, मतलब कला है एवं विज्ञान भी है।
कला और विज्ञान दोनों है। तो याद रखिए कि जब कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि कला जो है, कला हमें क्या बताती है, कला की बात अगर हम लोग करते हैं, तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या बात करते हैं, धन प्राप्ति की बात करते हैं। तो धन प्राप्ति की बात के लिए कला जो है, कला मतलब आर्ट हमें ये बताता है कि कौन से रास्ते पर आप लोगों को जाना है कि जिससे आप लोगों को यहाँ पर धन प्राप्ति होगी। क्या होगी? धन प्राप्ति होगी। वो रास्ता बताता है कि कौन सा सर्वोत्तम मार्ग होगा, जिसमें सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है। कि मतलब कि उनमें जैसे मान लो 2 मार्ग हैं, तो यहाँ पे देखो 2 मार्ग हैं, तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप लोग और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो दोनों जगह पे वो सर्वोत्तम मार्ग बताता है कि कौन से मार्ग पर आप लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। एवं मतलब उद्देश्य अर्थशास्त्र की हमें यह बताता है कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि कला के रूप में अर्थशास्त्र में हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में सहायता प्रदान होती है। एक अगर मान लो मेरा एक उद्देश्य है तो उसमें से सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में ये सहायता प्रदान करता है। एवं विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विभिन्न चरों के मध्य कारण और प्रभाव का संबंध जो है को समझने में सहायता प्रदान करता है। और विज्ञान के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कारण और परिणाम की बात करता है, तो ये विज्ञान की बात करता है। तो कारण और परिणाम के मध्य का कारण और जिसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड, कारण एवं प्रभाव के संबंध जो है वो समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ठीक है, तो कला के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इन्होंने विज्ञान के बारे में इन्होंने विज्ञान को 2 भागों में बांट रखा है, एक वास्तविक विज्ञान और एक इन्होंने बांट रखा है आदर्श विज्ञान। तो इनको हम लोग समझने वाले हैं कि नंबर 1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस और इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस के बारे में उन्होंने बात की हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और तरीके बताऊँगा, और अगर नहीं है तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख लीजिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में, तो एक वास्तविक विज्ञान, वास्तविक का मतलब होता है यहाँ पर पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण एवं प्रभाव के संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। वास्तविक विज्ञान का मतलब होता है, वास्तविक विज्ञान इन्होंने ये कहा है कि कोई बात है, ठीक है, अब कोई बात है तो उसके कारण और प्रभाव के संबंध को तक सीमित रखता है और उनकी जो और भी जो है होने वाला है जो उससे संबंधित नहीं रखता है। इस रूप में केवल क्या पर जोर दिया जाता है, इसमें अर्थशास्त्री क्या होना चाहिए इस बात पर हम इसमें मंथन नहीं किया जाता। मतलब कि इसमें जो है क्या पर जोर दिया जाता है कि ये क्यों है, और इसका मंथन नहीं किया जाता कि ये कैसे होना चाहिए या इसको किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसमें इन बातों का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें सही एवं गलत का मूल्यपरक संदेश नहीं दिया जाता। मतलब कि ये सही है या गलत है, इन बातों की बात नहीं की जाती, या ये बात हो सकती है आगे हो जाए या नहीं हो जाए, तो इनको बात। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बात करना चाहें तो भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, तो अधिक है ये बात तो सही है कि भारत में जो है बेरोजगारी की दर अधिक है, लेकिन क्यों है इस बात का अध्ययन यहाँ पर मंथन नहीं किया जाता। मतलब कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, तो मान लो एक एग्जांपल है कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, या फिर किसी और देश में बात करते हैं तो किसी और देश में बेरोजगारी की दर अधिक है, तो इसमें ये बात जरूर देखी जाती है कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, ठीक है, लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि ये क्यों है, और इसके जो है गलत और सही का जो है अध्ययन नहीं किया जाता कि ये सही है या गलत है। इन बातों की बात इसमें नहीं की जाती। तो वास्तविक विज्ञान में सिर्फ आज का देखा जाता है। हाँ, एक बात और, वास्तविक विज्ञान में मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि आज का देखो, आज का देखते हैं ये कि आज ये क्यों है, भारत में कीमतों के बढ़ने का कारण क्या है। देखो यहाँ पे क्या पे जोर दिया जाता है और क्यों पे जोर नहीं दिया जाता, क्या होना चाहिए इस पर जोर नहीं दिया जाता। भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को बेरोजगारी कम करनी चाहिए, तो इन बातों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। आगे की बात करते हैं और आगे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में। अब अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में क्या होता है, इनको समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में
क्यों कहा जाता है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि वास्तविक विज्ञान का मतलब होता है कि जो वास्तव में चल रहा है वो है। अब इसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आदर्श विज्ञान का कहती है, तो आदर्श विज्ञान के रूप में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि क्या होना चाहिए। मान लो बेरोजगारी भारत में, पता है कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात का मंथन करते हैं लोग, इस बात पर विचार करते हैं, और यही जो है यही आदर्श विज्ञान कहा गया है। वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में यही एक अंतर है। यह वास्तविक परिस्थितियों को मूल्यों और आदर्शों की परिदृश्यों में अवलोकित करता है। यह विवेचना करता है कि जो स्थितियां हैं वह वांछित हैं अथवा नहीं। यह मूल्यपरक संदेश देता है एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने से तरीके सुझाता है। मतलब कि अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो भारत में बेरोजगारी कैसे कम की जाए ये बात बताता है। ये मतलब कि एक सॉल्यूशन बताता है। अगर ये जो है ये जैसे मान लो भारत में बेरोजगारी की तरह अधिक है तो ये कहेगा कि अधिक है, ठीक है, अधिक है, क्यों है, कैसे है, क्या, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें वास्तविक विज्ञान हमको नहीं बताएगा। वास्तविक विज्ञान हमको ये बातें नहीं बताएगा, लेकिन आदर्श विज्ञान ये सारी की बातें बताएगा कि अगर भारत में बेरोजगारी की दर है तो वो कैसे कम की जाए, उन परिस्थितियों में कौन सी परिस्थितियां ऐसी की जाए कि जिससे बेरोजगारी कम हो। तो इन सभी बातों को हम लोग आदर्श विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने आज की क्लास में अभी हम लोगों ने क्या क्या करा हुआ है, तो अर्थशास्त्र को समझा हुआ है। अर्थशास्त्र में मानव की क्रियाओं को हम लोगों ने समझा हुआ है। मानव की क्रियाओं को जब दो भागों में बांट लिया है तो हम लोगों ने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में बांट लिया। आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है, मतलब अर्थशास्त्र में समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। पहली क्रिया जो है वो है आर्थिक क्रिया और दूसरी क्रिया है जो है वो है अनार्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र के आर्थिक क्रिया के जो प्रकार होते हैं उनको अच्छी तरीके से जाना कि आर्थिक क्रिया के प्रकार उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश होते हैं। इनको अच्छी तरीके से समझा, इनके विद एग्जाम्पल को समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझा। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों होती है, लेकिन विज्ञान के बारे में अगर पूछा जाता है कि विज्ञान के बारे में कौन सी होती है तो वास्तविक विज्ञान होती है और आदर्श विज्ञान, दोनों के रूप में हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया हुआ है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आगे की क्लास में हम लोग और भी बातों को करने वाले हैं। अभी आप लोगों का पूरा सिलेबस, अभी पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी अर्थशास्त्र का एक तरीके से परिचय भी पूरा नहीं हुआ है। एक छोटी सी मैंने आप लोगों को आध घंटे की क्लास बनाई हुई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। विद कॉन्सेप्ट को समझेंगे और विद मतलब कि डायग्राम को आप लोगों को बना के दिखाएंगे और आपके साथ में जो डायग्राम बने हुए हैं उनको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।